सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। नाजरीन, जिस तरह से इलेक्शंस की गहमा गहमी जारी है, गालिबन 18 दिन इलेक्शंस में रह गए हैं और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे करती हुई दिखाई दे रही है। आज ख़ास तौर पर बिलावल ने लाहौर में अपने हल्के NA 127 में उन्होंने जलसा आम से खिताब किया और ताक कर एक बार फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर उनको निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के हवाले से वो बार बार ये कहते रहे ये कौन सा शेर है जो मैदान में उतर नहीं रहा। अब वो क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? सवाल उठाना बनता है। उसकी रीज़न ये है कि हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद अक्टूबर में यहाँ पर मुल्क में वापस आते हैं, लेकिन वापस आने के बाद अभी तक चूँकि इंतखाबात में वक्त बहुत कम रह गया है, ना तो इतने वो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं और ना ही इंतखाबी मंशूर अभी तक सामने आए। ये सवाल हर एक की ज़ुबान पर है कि आखिर मुस्लिम लीग नून खामोश क्यों है, खामोशी की वजह क्या है। जब ये कहा जा रहा है एक ऐसे वक्त में जब PTI हम देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी या तो उनकी क़यादत जेलों में है या फिर रूपोश है, तो एक ऐसे वक्त में जब मैदान साफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों का ये सवाल है कि मुस्लिम लीग नून जिसको लाडला कहा जा रहा है या जिसको फेवरेट कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला किया जा रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, तो इस लेवल प्लेइंग फील्ड का आखिर मुस्लिम लीग नून फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। तो जनाब, इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो स्पीच की, उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को। वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जवाब तो अभी आना बाकी है। अच्छा, मुनाजरे का चैलेंज वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जो इंतखाबी मंशूर था वो बहुत पहले अवाम के सामने रख दिया, जिसमें हम देख रहे हैं वो डेली अपने जलसे में जब ये बात करते हैं कि हम मजदूर कार्ड देंगे, यूथ कार्ड, आज उन्होंने एक नई टर्म कहा कि हम यूथ को भी कार्ड देंगे, एक नया मंशूर उन्होंने सामने रखा और साथ ही साथ जो उन्होंने मंशूर के निकात में ये भी कहा कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी और इसके साथ साथ बहुत से जो हम देख रहे हैं कि वो पैकेजेस आवाम के लिए रिलीफ पैकेज लेकर आए हैं, वो उस पर बात करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की, वो ये कि हमारा मुकाबला महंगाई बेरोज़गारी से है। ये बिलावल की जानिब से कहा गया था। मुस्लिम लीग नून की जो हम देख रहे हैं चीफ ऑर्गेनाइज़र है मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने भी अभी ये बात करना शुरू कर दी है। वो कह रही है कि हमारा मुकाबला महंगाई बेरोज़गारी से है, किसी जमात से नहीं है और हमारी जो पास्ट की यानी माजी की जो कारकर्दगी है वो बोलती है। मुस्लिम लीग नून इस बयानिए के साथ अभी हमें दिखाई दे रही है, यानी बयानिया है नहीं लेकिन माजी की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि हमें इस पर वोट जो है वो पड़ेगा। अब देखना ये सूरत हाल कहाँ जाती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छिन चुका है और बल्ले के बाद अब आज़ाद उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवारों पर तमाम जमातों की नज़रें भी हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम देखते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को यह हक हासिल है कि वो किसी भी जमात के साथ दे सकते हैं या इत्तेहाद किया जा सकता है। अब क्या बनेगा 2024 के इलेक्शंस में, इस पर हम बात करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर हुमायूं अहमद ज्वाइन कर चुके हैं, महमूद मौलवी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या सरगर्मियाँ इलेक्शंस को लेकर, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है इत्तेहाद को लेकर, ये सवाल भी हम उनके सामने रखेंगे और दीगर गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुमायूं साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। हुमायूं साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अभी तक तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ये कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ इनमें है और वो ये कह रहे हैं कि PTI तो रही नहीं मैदान में, या उन्होंने एक और बात भी कर दी है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी दहशत से PTI से इंतकाम ले रहे हैं और PTI अब कॉर्नर हो चुकी है। आप समझते हैं कि PTI इज़ फिनिश्ड, मंजर आम पर अब नहीं है और बड़ा आसान होगा इलेक्शंस में आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर चलना पीपल्स पार्टी के लिए, या जो दीगर जमातें वो ये बातें कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो PMLN खामोश इसलिए कि उनको पता चल गया कि ग्राउंड में उनके पास वोटर ही नहीं है और जो वोटर है वो सारा का सारा PTI की तरफ है। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी बात की है कि मुनाजरा होना चाहिए, जो कंटेंडर्स है उसमें आप बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान को भी ले और मुनाजरा करे, सारे उससे सवाल पूछे, पता चले कि कौन कितने पानी में, किसको कितना अबूर हासिल है इंटरनेशनल लेवल। वो तो PTI से अपना मुकाबला ही नहीं समझ रहे ना, वो तो कह रहे हैं PTI मैदान में है ही नहीं है।
वो इसलिए नहीं समझ रहे कि वो उनका मुकाबला कर नहीं सकते। जो अंडर 19 वाले वो कभी जो मेन टीम होती है, जो कंट्री की जो मेन टीम होती है, उसके साथ कभी वो नहीं कहते कि मुकाबला करेंगे। ये लोग सारे अंडर 19 और ए क्लास या 2 नंबर तरीके से जो ऊपर आए होते हैं वो है। रही बात ये कि मैं ये समझता हूँ, देखिए एक तरफ हम अब अगर हम थोड़ा सा ये कहें ना कि हमारा मुकाबला, ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला महंगाई से है और बेरोजगारी से है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों का मुकाबला इनकी कारकर्दगी से है। इनकी कारकर्दगी की वजह से महंगाई आई है, इनकी कारकर्दगी की वजह से बेरोजगारी आई है। पिछले 18-19 माह में जो इन लोगों ने किया है, आपका जो पॉवर्टी एलिवेशन है वो बढ़ गई है, तकरीबन 10% या 8% या 10% तक ऊपर चली गई है। इन्होंने तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को सतह गुर्बत से नीचे ले आए हैं। ये नून लीग तो अपने जलसों में हुमायूं साहब ये कहती रही है कि 4 रुपए पर रोटी थी, 100 रुपए पर डॉलर था। वो आपको मौरूद इल्जाम ठहराते रहे हैं कि ये सारी जो सिचुएशन बनी वो आप लोगों ने ये सारी बना दी, सुरंगें खोद कर आप लोग गए। देखिए इनको चाहिए कि ये पता करें, एक जमाने में ख्याल में 4 आने की रोटी होती थी, 1970s में 4 आने की रोटी होती थी, तो फिर हम उसमें कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये 1950s में चले जाए तो 1 आने की रोटी होती थी या पता नहीं क्या होता था, उस तरीके से चले जाए। ये चीज देखिए, जो एक तो नालायक आदमी होता है ना, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, उसका कुछ कर नहीं सकते, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ। वो जिस लिहाज से बात करे, पूरी दुनिया में सारी चीजें जो है ना वो ओवरऑल एक्सपेंसिव होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये अभी तक बैठे हुए 1990s की 2013 की बात करें, 2013 में जो चीजें थी उस जमाने के अगर आप देख लें तो IMF और खासतौर पे ये जो फाइनेंशियल टाइम था वो कह रहे थे, उस जमाने में कहते थे कि इसाक डार जो है ना ये फिगर्स फच करता है। कमिंग बैक टू द इलेक्शंस ओवर हियर, लेकिन वो IMF वाली बात ना, वो कह रहे हैं IMF से हमने जान छुड़वा दी थी, ये तो PTI दोबारा IMF प्रोग्राम के साथ गई। देखिए इस तरह है कि IMF से जान छुड़वा नहीं दी थी, वो एक प्रोग्राम खत्म हुआ था, जान नहीं छोड़ी थी। प्रोग्राम जब खत्म होता है तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हो, इस वजह से कि हमारे यहाँ पे जो टोटल हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था ही नहीं। इन्होंने कभी एक्सपोर्ट पे किया ही नहीं है। इन लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ये सड़कें बनाई। इन्होंने कभी लोगों के ऊपर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन काम उस शोबे में था। यही वजह है कि 1 करोड़ लोगों ने पिछले 3.5 साल में 1 करोड़ लोगों ने हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किया है। उन 1 करोड़ लोगों को वैल्यू पता है उस हेल्थ कार्ड की, जिसको इन्होंने आके खत्म कर दिया। और ये मरियम नवाज के अल्फाज है, हेल्थ कार्ड की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है, इसको खत्म करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं अभी जी मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊँगी। साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। महमूद मौलवी साहब, उनकी जानिब मैं पहले जाऊँगी। महमूद मौलवी साहब, कहाँ तक पहुँची आपकी इंतखाबी तैयारियाँ, क्या इस वक्त चल रहा है IPP के हलकों में? और दूसरा ये कि किस तरह से 2024 इलेक्शंस में क्या इत्तेहाद किया जाएगा? मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद की अभी तक तो खबरें हम नहीं देख रहे कि हो चुका है। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है, आप ही कुछ बताएं। देखिए, इलेक्शन कैंपेन मेरे ख्याल से हर जगह चल रही है, सारे हलकों में चल रही है। और जहाँ तक जो है सीट एडजस्टमेंट, कुछ सीटों के ऊपर PMLN से जो है एडजस्टमेंट हो चुकी है। और मेरे ख्याल से अब इस वक्त तो देखिए इलेक्शन में 18 दिन बाकी है, सारे हलकों में जो है इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, जलसे चल रहे हैं। और जो है कराची में भी जो है हमने 2 तारीख को जो है हमने जलसा रखा हुआ है। बाकी पंजाब में भी जगह जगह जलसे चल रहे हैं। देखिए, ये जो बात कर रहे थे कि वो जो रोटी की बात कर रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं 1974 की बात कर रहा हूँ। 74 में 10 पैसे की रोटी और 8 आने की निहारी मैंने खुद खाई है। अच्छा। तो ये जो बात कर रहे हैं इसमें मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि हर टाइम में जो है प्राइसेस फर्क होते हैं। आज के उस 10 पैसे की वैल्यू और चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो ये कहना कि जी देखिए महंगाई बिल्कुल तो सर ये तो फिर अनरियलिस्टिक, तो IPP ने भी बड़ा जो मंशूर दिया आपको, आप समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए ये जो 300 यूनिट वाली बिजली है ये मुफ्त फराहम करना और ये जो बाकी मंशूर रखे जा रहे हैं पार्टीज की जानिब से, ये पॉसिबल होगा?
देखिए मैं आपको बताता हूँ 300 यूनिट वाली सब में पहले जो है ये प्रपोजल हम ही ने दिया, हमारे मंशूर में था। उसके बाद आप देख ले पीपल्स पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड है, और देखिए ये वर्केबल है, इसमें कोई चीज नॉन वर्केबल नहीं है। आप लाइन लॉसेस को जब आप स्टॉप करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है ये 300 यूनिट वाले जो है ये जो है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जो है घर हैं, ठीक है ना। हम फैक्ट्रीज की बात तो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 300 यूनिट के उन खानदानों को जो 300 यूनिट और उससे कम है। ये नहीं कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे, तो उससे कम वाले घर जो है मेरे ख्याल से हमारे पास फिगर है 1 करोड़ कोई 95 लाख है। मैं एग्जैक्ट फिगर में इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। और उसकी कॉस्ट जो है वो जो है लाइन लॉसेस से बहुत कम है। और ये जो है अगर लाइन लॉसेस को आप ठीक करें और उसको जब करेक्ट करेंगे, देखिए रेट ऑफ द गवर्नमेंट होगी, लाइन लॉसेस करेक्ट होंगे, तो ये 300 यूनिट देना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए चीजें जो है क्राइसिस हमारे मुल्क में मौजूद है, इसलिए ये एक अनरियलिस्टिक सी बात होती है। देखिए मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, पावर क्राइसिस नहीं है। देखिए हमारे पास पावर सरप्लस है मगर लाइन नहीं है वहां पे, आप ये करेक्ट कर लें। ये कहना कि इस मुल्क में पावर की शॉर्टेज है, पावर तो हम सरप्लस बना रहे हैं। हम तो उन लोग फैक्ट्रीज को भी पैसे दे रहे हैं जो कि बंद पड़ी हैं। पावर की हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास जो है लाइन की प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे इस पे रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। हसन मुर्तज़ा साहब की जानिब जो मैं पूछ रही थी कि मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद, उस पर कोई डेवलपमेंट, कुछ खबर? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुस्लिम लीग नून से हमारी इत्तेहाद हुई है पंजाब में कुछ सीटों के ऊपर, और वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हुए जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स हैं। मेरे ख्याल से 15 या 18 जगहों पे हुआ है, एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं पता, पंजाब में हुए। उन सीटों के ऊपर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए, और जहाँ हमारे थे हमने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े। और बाकी जो है बाकी इलेक्शन लोग ओपनली आमने सामने लड़ेंगे। उसके बाद जो है जो भी फैसला होगा ये हमने क्लियर किया, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तो जो भी जीतेगा हम एक दूसरे को जो है उसका एक्सेप्ट करेंगे, उसके रिजल्ट्स को। ये नहीं होगा कि देखिए होना यही चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और इलेक्शन के रिजल्ट्स को सब एक्सेप्ट करें, इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखें मेरे भाई है पीटीआई के, ये चीज सिर्फ इंडिपेंडेंट होंगे या पीटीआई के उसमें आएंगे, क्योंकि देखिए बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि जी हम लोग इंडिपेंडेंट को अपने साथ लेंगे, क्योंकि अगर ये सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो ये जो है अगर वो पीटीआई में से निकल के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है, पीएमएलएन में जाएंगे तो पीएमएलएन। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, जिस तरह से ये अभी बात करें महमूद मौलवी साहब, ये क्या पीपल्स पार्टी नजरें लगाई बैठी है पीटीआई के जो अभी आज़ाद उम्मीदवार हैं, वहाँ पर देखा जा रहा है कि उनको देखकर इसलिए कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आ जाएगी? अब सीटें जो हम देख रहे हैं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में हैं, पीटीआई के भी डेफिनेटली उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जिसका जी चाहे को पार्टी बदल ले, जिसका जी चाहे वो कोई नई जमात बना ले, जिसका जी चाहे वो किसी के इशारे पे कहे जी मैं आ गया हूँ। पीपल्स पार्टी अगर इंडिपेंडेंट को साथ मिलाती है तो इसमें हर्ज वाली कौन सी बात है? मैं कहता हूँ मिलाने चाहिए। किस वक्त तक हसन साहब से दोबारा आप लोगों को पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं? दोबारा इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हसन मुर्तज़ा साहब से। हुमायूं अहमद की जानिब आऊँगी। हुमायूं साहब, अभी कितना मुश्किल होगा आज़ाद उम्मीदवारों को, उनको डेफिनेटली ये पहले भी हमने देखा था जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद आई और उस वक्त जो सिचुएशन बनी, सिंध हाउस के हवाले से कहा गया कि वहाँ पर बहुत से उम्मीदवार चले गए और सारी जो अंदर गेम हुई, तो अभी क्या मुश्किल नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देख रही है 2024 के इलेक्शंस को, प्लान कैसे कर रही है? देखिए इस तरह है, मैं जरा लोगों की तबीयत नहीं उसका कॉन्सेप्ट साफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त मैदान में उतर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनसे चला गया है पार्टी रजिस्टर। नंबर 2,
आपको पता है कि अयाज मीर का इंटरव्यू आया है, उसने कहा है कि ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें बजाय मैं लोगों के पास जाऊं, लोग मेरे पास आके कह रहे हैं कि हम वोट आपको डालेंगे, इसलिए नहीं कि हम आपके लिए आए हैं, हम इमरान खान के लिए आए हैं, हम उसकी वजह से आपके लिए वोट डालेंगे। और ये याद रखिए, इनमें से अगर कोई शख्स भी अपने जीतने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के किसी और पार्टी के साथ जुड़ गया, उसकी जिंदगी, उसके अपने हलके में रहना मुश्किल हो जाएगा। आवाम जो वोट दे रही है वो उस शख्स को नहीं दे रही है, वो इमरान खान की वजह से उसको दे रही है, जस्ट बिकॉज कि ये इमरान खान का नॉमिनी है। अगर वो उससे हट गया तो अवाम उसको नहीं बख्शेगी, अवाम उसको नहीं छोड़ेगी। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ, अभी दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ आप कह रहे हो उस तरफ सिस्टम चलना मुश्किल हो जाएगा, उस चीज से ये उस चीज से बालातर हो गए और ये भी कहीं और नहीं जाएंगे, ये अपने जमीर के मुताबिक उधर ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। चलिए, ये तो इलेक्शंस के बाद पता चलेगा ना कि जमीर की आवाज कहां तक रोक कर रखती है। ये आवाज हो कि आप जो थे बिक गए थे। ठीक है हुमायूं साहब, मैं हसन साहब का भी टेक ले लूं, हमने उन्हें रिकनेक्ट कर लिया। हसन साहब, ये जिस तरह से अभी बात हो रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों पर बड़ी नज़र है, और हुमायूं साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी रजिस्टर्ड पार्टी है और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए आसान नहीं है कि वो किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे थे, कि क्योंकि वोट जो है वो खान साहब के नाम पर, बानी PTI के नाम पर पड़ रहा है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा हल्कों में जाना। अवाम ऐसे नहीं करने देगी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको चाहे कोई PTI वाला वोट दे, चाहे कोई PMLN वाला दे, चाहे पीपल्स पार्टी वाला दे, वो इंडिपेंडेंट है। अगर उनके पास कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है तो फिर वो पार्टी गिने जाएंगे। और हल्कों में जो जाना आना है, बात है ना, वो कह रहे हैं वोट खान साहब के नाम पर पड़ रहा है। अब अगर वहां पर पड़ रहा है तो फिर आवाम के नाम पे पड़ रहा हो या किसी के नाम पे पड़ रहा हो, वो इंडिपेंडेंट हैसियत में जीतेंगे। ठीक है, और वो जाएंगे जी। पंजाब के अंदर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये लोग तो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, ये इक्तदार से बाहर रह ही नहीं सकते। आप देखिएगा इलेक्शन के बाद क्या होता है। यानी आप कह रहे हैं अवाम एक्सेप्ट करेगी, अवाम डिसमिस नहीं करेगी उनको? सॉरी, अवाम उनको डिसमिस नहीं करेगी, एक्सेप्ट करेगी। जो भी आज़ाद उम्मीदवार जिस भी पार्टी के साथ जाता है उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कुछ भी, अवाम उनका रास्ता नहीं होगा जी, कुछ भी नहीं होगा। अवाम भी अपने काम चाहती है, अवाम को भी कोई गर्ज नहीं है। बस ये चंद एक लोग हैं जो ये बातें करते हैं, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। किसी ने भी नहीं रुकना। जब इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं उनको जरूरत है कि वो अपोजिशन में बैठे, उन्होंने अपने काम करवाने हैं। तो डेवलपमेंट पे वोट मिलते हैं, नाली खोलने पे वोट मिलते हैं, यहाँ पे कौन पूछता है नजरियात को। ये तो कतन ऐसा कोई नहीं है कि कोई देखता रहेगा जी के वोट किसके नाम पे पड़े हैं। उससे किसी ने मानना है कि किसके नाम पे पड़े हैं। यहाँ इतने बड़े थाने हो जाते हैं, कौम चौथे दिन भूल जाती है। महमूद साहब, आप भी इस तरह से समझ रहे हैं जैसे अभी हसन मुर्तज़ा कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि PTI ये कह रही है कि जाहिर है उनकी बानी चेयरमैन है, उनकी मकबूलियत की वजह से आवाम वोट दे रही, सिंबल चाहे कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक दफ़ा वोट पड़ गया तो फिर उसके बाद आसान नहीं होगा आज़ाद उम्मीदवारों के लिए किसी और पार्टी के साथ जाना। मेरे ख्याल से देखिए, मैं हसन मुर्तज़ा साहब से एग्री करता हूँ। उसकी वजह देख चाहिए, देखिए हल्कों में काम चाहिए, हल्कों के इश्यूज सॉल्व करने हैं। लोग जो है उसी तरीके से नहीं रहेंगे जो पिछले हुकूमत में भी देखे ना, जो खान साहब के कहने के ऊपर सबने असेंबलीज छोड़ दी। 85% लोग कह रहे थे कि असेंबलीज ना छोड़े, उन्होंने छोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या असर हुआ। और आप ये जो कहना ना कि लोग हल्कों में नहीं होंगे, ये मेरे ख्याल से गलत फहमी में रह रहे हैं। ये खौफ एक जमाने में बहुत लोगों को दिया गया था, और मैं पहला कैंडिडेट था, ठीक है ना, जिसने PTI छोड़ा था, नंबर 1। उसके मेरे बाद 160 लोगों ने छोड़ दिया। उस वक्त वो कहते थे कि जी अगर लोग छोड़ेंगे तो लोग घर पे कैसे जाएंगे, फलाना कैसे होगा। मैं पहला कैंडिडेट था, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी, मैंने कहा महमूद मौलवी साहब, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं अहमद, हसन मुर्तज़ा, महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं मुल्क में, कहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है और कहीं पर ये कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिल रही। इस सारी सूरत हाल में हम 8 फरवरी को इलेक्शंस में जा रहे हैं, तो क्या होगा, इस सारी सूरत हाल का हल क्या है, हम अपने पैनल हैं उनसे बात करते हैं। हुमायूं साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। एक जानिब हम देख रहे हैं कि वही लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जाहिर है जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो भी सारी सूरत हाल को देखते हुए कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो इलेक्शंस में नहीं आएगी। अब जब नहीं आएगी तो उसके बाद जो सारी सिचुएशन होगी, आप समझते हैं इन हालात में, जो मुल्की हालात हैं, इसमें इस तरह से इलेक्शंस में जाना और अगर कोई मिक्स सारा सिस्टम हम देखते हैं या पार्टी से इस तरह से आती है कोलिशन गवर्नमेंट, जिसका हमने एक तजुर्बा भी देख लिया 16 माह का, तो उसके साथ इन मसाइल का हल आप समझते हैं कि ये हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो असल चीज वो है अवाम। ठीक है, अवाम आज तक कभी पहले निकली नहीं इतनी। ठीक है, अब अगर हम इस चीज को देखते हैं तो इससे पहले कभी नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है कि आज नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ ये हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान होगा कि अवाम निकलेगी और अवाम, जिन लोगों ने अपनी तरफ से, ये PMLN वालों ने अपनी तरफ से ये समझ के रखा हुआ है कि सब चीजें उनकी टोकरी में पड़ी होगी, उनको सामने दे दी जाएगी क्योंकि बाहर से स्पेशल बुलवाया गया है, सारे केसेस खत्म करवाए और उनको हो जाएगी। अवाम उनसे वो चीजें हटा के वो दे देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, मेरे लिहाज से KP में से तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 45, अगर ना हुआ तो 42-43 सीटें तो हम निकाल जाएंगे। इक्का दुक्का, देयर इज नेवर 100%। मैं समझो अच्छा, ये मुझे ऐसे लगे कि जैसे अभी हसन साहब ने ना पंजाब वालों की बड़ी बेइज्जती कर दी है। उन्होंने कहा है कि वहां पे वो लोग इस चीज को माइंड नहीं करते कि किसने वोट दिया, फलाने दिया। इस दफा वो भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इस दफा पंजाब में से हर एक शख्स जो जीतेगा उनमें से कोई बंदा PTI से अलग नहीं होगा। इंडिपेंडेंट, जाहिर वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो PTI के साथ रहेंगे और ये सारे इंडिपेंडेंट पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए, इंडिपेंडेंट लड़ते हुए ये इकट्ठे रहेंगे, ये बिकेंगे नहीं और गवर्नमेंट ये लोग ही बनाएंगे। ये लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, आजाद गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बनाएंगे उन लोगों की जो कि पूरे पैराडाइम शिफ्ट करेगा पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान सर, लेकिन अगर सरप्राइज मिल गया PTI को, पाकिस्तान था ना, हुमायूं साहब, अगर आप जो बात करें इसके ऑपोजिट, अगर सरप्राइज मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर देखिए इस तरह है, लेट्स पुट लाइक दिस, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज मिलेगा या पूरे पाकिस्तान को सरप्राइज मिलेगा। अवाम डिसाइड करेगी कि उन्होंने सरप्राइज किसको देना है, लाइक दैट। ठीक है मौलवी साहब, महमूद मौलवी साहब, ये जिस तरह जो मेरा क्वेश्चन था कि अगर एक मिक्स सा सेटअप आता है, लेट्स से कि जिस तरह से हुमायूं साहब कह रहे हैं कि PTI अगर मेजॉरिटी में आ जाती है तो वो एक अलग एक सिचुएशन है, क्योंकि PTI की मुश्किलात हम देख रहे हैं कम तो हुई नहीं है, लेकिन अगर जो रियलिटी को देखते हुए उसको अगर हम एंटिसिपेशन हमारी ये हो कि एक मिक्स सेटअप आता है या कोलिजन एक गवर्नमेंट आती है, तो उसके नतीजे में आप समझते हैं कि वो सेटअप चल पाएगा इन हालात में, जब हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक मुआशी बहरान अलग है, सियासी बहरान अलग है, निगरान सेटअप जो है वो प्रोलॉन्ग हो चुका हुआ है, कैसे हल है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आने वाली हुकूमत जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इनसे एग्री करता हूं कि जो इंडिपेंडेंट होंगे वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। अब ये अलग बात है कि वो देखें कि वो PTI के साथ वफादारी करेंगे या तो वो कहेंगे कि जी मुल्क जो है हमको मुल्क को आगे चलना है। उसकी वजह ये देखें ना, ये मुल्क इस वक्त बड़े बहरान में है और इस बहरान से निकालने के लिए मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी पार्टीज इसको कोशिश करेगी कि इसको मुल्क को बहरान से निकालें। उसमें जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आएंगे और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी फिल वक्त इलेक्शन से पहले बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स से बातें कर रहे हैं
कि जी हम जो है इंडिपेंडेंट जीतेंगे, हम आपके पास आएंगे। ये मैं बता दूं, बदकिस्मती ये है कि ये जो है जो मेरे भाई हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अल्लाह करे, मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर चांसेस बहुत अच्छे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, लोगों का जो है जीतने के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये इनको सपोर्ट करके हुकूमत बनेगी। जो बिलावल साहब कह रहे हैं, अगर उनकी ज़्यादा लोगों से बात हुई है तो वो इंडिपेंडेंट को लेके, अगर वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट उनके साथ होंगे, तो वो हुकूमत बनाएंगे। तो जैसे हम देख रहे थे कि पहले IPP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा, जब ये एक ट्रेंड चला था, डेली आते थे, लातालुकी का ऐलान हो रहा है, IPP की जानिब एक झुकाव भी था, अभी भी राब्ते हो रहे हैं अपने एक्स कोलीग्स के साथ आपके? जी बिल्कुल राब्ते हो रहे हैं। अब तो मैं इंडिपेंडेंट हो गए ना, ज्यादा हो गए। देखिए अब ज्यादा इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। देखें उसकी वजह ये कि वो सपोर्ट करेंगे और वो हमारे अलावा वो पीपल्स पार्टी से भी बात हो रही है, PMLN से भी बात हो रही है। उसकी वजह ये है कि उनको अपने हलकों में जवाब देना है कि काम क्या हुआ। देखें उनको इश्यूज के ऊपर बात करना है। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, वो रोडों पे आने के किसी मूड में नहीं है कोई लोग के जी रोडों पे आए और तमाशा करें। उनको चाहिए कि हलकों में काम हो। महमूद मौलवी साहब साथ ही रहिए, चूंकि एक और बड़ा अहम मामला है और वो है बानिए PTI जिन पे मुकदमा भी है साइफर, उससे मुतालिक। अच्छा जी, अब हुआ उसमें ये कुछ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और PTI के रहनुमा भी आज़म खान ने अडियाला जेल में कायम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में बयान दिया कि मुझे नहीं मालूम रैली में लहराया जाने वाला सफ़ा क्या था। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसर के सामने 161 का बयान बगैर हल्फ और 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी बगैर हल्फ के रिकॉर्ड किया गया। मैंने नहीं जानता कि वो पेपर क्या था। जब PTI को साइफर की कॉपी दी तो वो पुरजोश हो गए थे। इस कॉपी में हमारे सफ़ीर की अमरीकी हुकूमत से मीटिंग की तफसीलात थीं। बानिए PTI ने कहा कि अमरीकी हुकाम ने साइफर पैगाम के ज़रिए ब्लंडर किया और अंदरूनी अनासर को इसके ज़रिए पैगाम भेजा है। इसी पर रिजवान अब्बासी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रिजवान अब्बासी साहब, अभी ये जो सारी सिचुएशन साइफर केस को आप भी देख रहे होंगे, इसमें जो अभी डेवलपमेंट हुई है ताज़ा तरीन, एक तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको एक कामयाबी हासिल हुई है। आप भी समझते हैं कि ये अगर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक कामयाबी है या फिर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? सबसे पहले हमने ये देखना है कि साइफर केस है क्या, और नंबर 2 ये देखना है कि इसमें आजम खान साहब का रोल क्या था और इनकी स्टेटमेंट क्या थी, किस चीज का आजम खान साहब विटनेस थे। साइफर जो है एक सीक्रेट कोडेड डॉक्यूमेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन के पास जाता है और वो उनकी ड्यूटी होती है वो पढ़ के वो मैसेज तो वो वापस भेज देते हैं मोफा में, और जहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो आजम खान साहब जो थे ये विटनेस हैं चेन ऑफ कस्टडी के। ये साइफर टू प्रॉपर चैनल आजम खान साहब के पास आया और इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि इन्होंने वो साइफर जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के हवाले किया। तो ये उन्होंने अपने बयान में कहा कि यस साइफर आया था और मैंने इमरान खान साहब के हवाले किया। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि क्या साइफर वापस आजम खान साहब के जरिए मोफा में गया, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान साहब ने साइफर मुझे वापस नहीं किया। तीसरी बात ये थी कि क्या उसकी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन के सामने कोई कम्युनिकेशन ऐसी की, तो उसका भी उन्होंने अफर्मेटिव जवाब दे दिया। तो किसी ये इन चीजों से अगर कोई खुश होता है तो मेरे ख्याल से वो उन्हें केस का पता नहीं है, ये लीगल केस है। तो जो लीगल इसका एंगल है जो कि एक ही लीगली एंगल होना चाहिए, तो उस एंगल से तो हमारा केस तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। इसमें किसी किस्म का फ्लॉ और वो कोई ऐसी इसमें चीज नहीं है। जो उनकी स्टेटमेंट थी, जिस हद तक इम्पोर्टेंस थी उस स्टेटमेंट की, वो चीजें उन्होंने बयान की। ठीक है, हुमायूं साहब किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? अभी वो कह रहे हैं कि इसमें कोई कामयाबी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसके बरक्स कुछ और ही बता रही है कि साइफर पे जो हल्फिया बयान आया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें रिलीफ है खान साहब के लिए।
आपको एक चीज समझना चाहिए कि जैसे इन्होंने कहा साइफर एक कोडेड चीज होती है। 25 मेरे ख्याल में 25 जुलाई या 25 जून 2012 का एक वो है जो फॉरेन ऑफिस ने कहा है, क्योंकि ये साइफर फॉरेन ऑफिस आई थी। हर एक डिपार्टमेंट के अपने साइफर्स होते हैं, लोग भेजते हैं उस डिपार्टमेंट में। ये फॉरेन ऑफिस का था। फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये आया था कि साइफर नेवर लेफ्ट द फॉरेन मिनिस्ट्री। अच्छा, उसके मतलब ये है कि जो कोडेड चीज थी वो नहीं हुई थी। इसका मतलब है वहां से उसको आप लोगों ने उसका जो मफहूम होता है वो बाहर गया था और वो इमरान खान को मिला था। अच्छा, ये याद रखना कि के बाद लहराने से पहले, इन सब चीजों के लहराने से पहले उस चीज को कैबिनेट में रखा गया। कैबिनेट ने उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसका एतराफ किया कि ये एक मदाखलत हुई है और उसके ऊपर डिमार्श किया गया। अच्छा, जब ये मदाखलत होगी इसका मतलब ये है कि देयर वाज एन एक्ट ऑफ क्या कह सकते हैं, इंटरवेंशन by an international country or another country into the internal matters of Pakistan। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर सारे एग्री कर जाते हैं कि ये ठीक है। अब उसके बाद जब ये चीज हो जाती है और डिमाश कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि, और ये याद रखिए, ये जब कैबिनेट में रखा तो कैबिनेट तकरीबन 50, 55, 60 लोग होंगे और बीच में बाकी लोग होंगे। उन सब की उसमें अगर आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कॉपी एज अटैच्ड। सो साइफर की कॉपी एज अटैच्ड है, साइफर नहीं है। बजाते खुद साइफर ने उसकी कॉपी अटैच्ड है, वही कॉपी आगे डिस्कशन होती है। तो अगर आप एक्चुअल साइफर की बात करते हैं, इट लेफ्ट फॉरेन ऑफिस, नेवर लेफ्ट फॉरेन ऑफिस। वो आज भी उसकी 3 कॉपी है, वो आज भी अपनी जगह पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो आज भी अपनी जगह पे पड़ी हुई हैं। तो बात कहती है कि बाकी उसके बाद जब आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्नॉलेज कर दिया है कि ये मदाखलत है, और मदाखलत के पीछे जो प्लानिंग होती है उसको आप साजिश कहते हैं उर्दू में, आप इंग्लिश में प्लानिंग करते हैं, हम उसमें उसको कह सकते हैं कि ये इसके पीछे साजिश हुई थी या कॉन्स्पिरेसी हुई थी। कॉन्स्पिरेसी इज ऑल्सो प्लानिंग। मैं कंस्पायर कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, but that is what it is। अब उसमें ये बता देना, वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता कि वो साइफर की कॉपी थी या नहीं थी। वो साइफर, देखिए वो साइफर था या नहीं था, वो साइफर नहीं था, वो कागज का टुकड़ा हो सकता है, साइफर की कॉपी हो सकती है, वो साइफर नहीं था। ठीक है, बाकी नंबर 2 इन सारी चीजों को कर ले और कोर्ट में है, देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। रिजवान साहब, आप कहाँ पे देख रहे हैं? अब आप मुख्तसरन अब इस केस को कहाँ जाते हुए, किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, हमारा केस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो मेरे भाई फरमा रहे थे, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये कोई लीगल ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि जो हमारे फॉरेन ऑफिस के जो साइफर डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड विटनेसेस हैं, उनके मुताबिक साइफर की जो भी कॉपी होती है वो भी ओरिजिनल कंसिडर होती है और वो भी साइफर होता है। डेफिनेटली कोडेड डॉक्यूमेंट तो किसी को देने का मकसद ही नहीं है ना, उसका मफहूम ही दिया जाएगा, उसका जो है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ही दिया जाता है जो किसी को समझ आए। तो वो इंफॉर्मेशन वो भी साइफर ही होता है और वो इंफॉर्मेशन किसी से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। और ये तमाम चीजें जो हैं वो हमने इंडिपेंडेंट विटनेसेस के जरिए प्रूव की हैं। कह रहे ये मामला यहाँ रुका नहीं है, ये अभी चल रहा है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। रिजवान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर हमारे साथ हुमायूं अहमद मौजूद थे, IPP से महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, हसन मुर्तज़ा साहब, आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क़यामत सुग़रा यानी गज़ा में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात होगी। स्टे विद अस। अब कुछ बात कर रहे हैं उस मजलूम खित्ते की जो 7 अक्टूबर 2023 से क़यामत सुग़रा के मंजर पेश कर रहा है, जहां मुसलमानों के खून के प्यासे इजरायली भेड़ियों की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही, जहां बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं बख्शा जा रहा नाजरीन, उन पर इसलिए रहम नहीं खाया जा रहा कि वो मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और वो फ़लस्तीनी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गज़ा में शुहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक जा पहुँची है, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद है। गज़ा में इजरायली बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की विमेन एजेंसी का ये कहना है कि गज़ा में हर 1 घंटे में 2 माओं को कत्ल किया जा रहा है। गज़ा में इजरायली हमलों में शहीद होने वालों में 70% औरतें और लड़कियां शामिल हैं। तो इस सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमें नकवी साबिक सफ़ीर हैं ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ग्लोबली इस इशू पर क्या एफ़र्ट्स की जा रही हैं? ये जो अभी वहाँ पर सूरत हाल है, कुछ सीज़ फायर के लिए, ये जंग बंदी के लिए, वहाँ पर जो जीनोसाइड हो रही है, जिस तरह से वहाँ पे किलिंग्स की जा रही हैं, आप क्या देख रहे हैं अभी? देखिए, ये अलमिया तो ये है आमना कि
लेवल पे, आलमी सतह पे कोई ख़ास इसके तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही कि इस पूरे सान्या को रोका जाए। और ये ही सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ी परेशानी की बात है, जो कि आपने कहा कि सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान हैं और फ़लस्तीनी हैं, इनकी तबाही, इनके जानों का ज़ाया, रोज़ के बिना पे जो इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो इनके माल और ज़िंदगी और लाइफ एंड प्रॉपर्टी सब जो डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये इसका कुछ नहीं हो रहा। अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस ने कल फिर ये स्टेटमेंट दी है कि ये जो सान्या है, जो एक ऐसी इनिशिएटिव चल रही है इजराइल की कि तबाही के अलावा कुछ नहीं कर रही, तो इसको रोका जाए। ये इंसानी ह्यूमैनिटेरियन नुक्ता नज़र से अभी ये जो मसला है वो तो अलग है। उसने तो ये भी कह दिया है कि 2 रियासतें नहीं होंगी, एक ही रियासत होगी, नेतन्याहू ने। तो मतलब कि ये मेरा ख्याल है कि 21वीं सदी का सबसे दर्दनाक एक एपिसोड है जो कि ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो अभी सर ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं दुनिया भर में प्रोटेस्ट जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसका मोमेंटम आप समझते हैं अभी भी बरकरार है या उसमें कुछ कमी आई है? और अगर ये बरकरार है तो अभी तक फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा उसका? इसलिए कि नेतन्याहू की हट धर्मी, देखिए ना, जो इजराइल का वजीर आजम है वो एक दरिंदा है, उसको इंसानी कंसिडरेशंस, इंसानी ख्यालात, एहसासात हैं ही नहीं, क्योंकि वो अगर फ़लस्तीनियों को इस तरह तबाह कर रहा है तो ये उसकी दरिंदगी है। अच्छा, अब इंटरनेशनल एफर्ट्स देखिए, आईसीजे में साउथ अफ्रीका ने केस किया हुआ है और आईसीजे की रूलिंग आने वाली है, वो एक आध हफ्ते लगते हैं उसमें, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल बार बार इस पे बैठी है। क्या आईसीजे से कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ बेहतरी होगी, कुछ सिचुएशन थमेगी? अगर तो नेतन्याहू चाहता है कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें वो कोई एक्शन ले, वो आईसीजे का हवाला देते हुए, तो उसमें फिर वो रोक सकता है। लेकिन अगर आईसीजे की रूलिंग को भी वो डिफाई करता है, उसको वो बिल्कुल डिसरिगार्ड करता है, उसको इग्नोर करता है, तो फिर सूरत कोई बेहतर नहीं होगी। लेकिन ये उसूल कायम किया जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस बर्बरियत को गलत कहा है, गलत करार दिया है। सर, इस सारी सिचुएशन में आप मुस्लिम जो हमारे कंट्रीज हैं, इस्लामिक वर्ल्ड, उसका क्या रोल देख रहे हैं? इस्लामिक वर्ल्ड कुछ नहीं कर पा रही, सारे मुस्लिम कर नहीं पा रही है, कुछ करना नहीं चाह रही। हाँ, मतलब के करना नहीं चाह रही है और इसी वजह से कुछ कर नहीं पा रही है। अब सारे मुस्लिम दुनिया में से एक छोटी सी तंजीम जो कि हूथी तंजीम है, वो उसने जहाज़ों पे हमला करना शुरू कर दिया है। तो उससे मगरबी ममालिक को बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि बहुत से कंपनीज ने, लाइक BP है, शेल है, उन्होंने अपने तेल के जहाज डाइवर्ट कर दिए हैं साउथ अफ्रीका के थ्रू। तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। ये सब पैसे का खेल है। वेस्टर्न कंट्रीज को और कुछ हिट नहीं करता है सिवाय मटेरियल कंसिडरेशंस के। तो अब ये जो हूतीज का जो हमला है, कम से कम वो एक इन लोगों के लिए एक सेटबैक है, या एक किस्म का रुकावट एक किस्म की पैदा कर रहा है। लेकिन जब तक सारे मुस्लिम ममालिक मिलकर
इजराइल को अल्टीमेटम दें, अपने सफीरों को वापस बुलाएं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिसमें नेतन्याहू परेशान हो जाए। वो नहीं हो रहा और वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि एक फ़ज़ा कायम की जा सकती है लेकिन वो एफ़र्ट्स की नहीं जा रही। हम ये देख रहे हैं कि ये एक अफसोसनाक अमर है। अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस सिचुएशन पे आपने एलेबोरेट किया वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि नाज़रीन अभी हम देख रहे हैं कि जिस वक्त से ये सूरत हाल जारी है 7 अक्टूबर 2023 से अब तक ये सिचुएशन ना तो इसमें हमें कोई कमी नज़र आई है और ना ही इसमें कुछ अभी तक बेहतरी के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इस पे सब खामोश हैं, यूनाइटेड नेशंस का किरदार भी आपके सबके सामने है। तो अब ये सिचुएशन कहाँ जाके रुकेगी, थमेगी, इस पे अभी कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता। इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।